हेलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है, ये दो लाइंस दी हुई हैं, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो वी कैन सी कि यहाँ पर जो दोनों लाइंस हैं उसके डायरेक्शन वेक्टर, एक का डायरेक्शन वेक्टर 1 2 3, 1 2 -3 है, दूसरे का 2 4 -5 है। तो स्क्यू लाइंस कंसीडर करके अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल लाइंस तो नहीं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू upon magnitude of p cross q, where p vector and q vector are direction vector of the lines, and a vector and b vectors are points. B vector are points from which both the lines are passing. राइट, तो p क्रॉस q निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ हो गया i j k, और p वेक्टर है 1 2 -3, एंड q वेक्टर है 2 4 -5। राइट, तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखें अगर अपन, तो ये हो जाएगा आई कैप के अलोंग -10 + 12, तो ये 2 हो गया। जे कैप के अलोंग देखा अगर अपन ने तो -5 + 6, तो प्लस का 1 लेकिन -1 हो जाएगा। के कैप के जे कैप के करस्पॉन्डिंग, के कैप के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4 - 4, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास में डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, विच इज 2 - 1 0। अच्छा, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर भी देख लेते हैं। तो ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो ए वेक्टर जहां से लाइन 1 पास कर रही है वो पॉइंट, तो दैट इज 4 - 1 0। तो 4 i कैप माइनस जे कैप, के कैप तो है नहीं, माइनस बी वेक्टर, तो लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप, राइट, एंड 2 k कैप। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपन यहां से लिख सकते हैं 4 - लैम्डा आई कैप। जे कैप को अगर देखेंगे तो माइनस जे कैंसिल हो गया, के कैप के करस्पॉन्डिंग -2 k कैप। तो ये अपने पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल कर आ गया। अब सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको, है ना। तो फॉर्मूले में अगर अपन पुट करें तो अपने पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो है 4 - लैम्डा आई कैप और -2 k कैप, राइट। और P क्रॉस Q है, दैट इज 2 - 1 0, है ना। तो दैट मीन्स 2 i कैप माइनस जे कैप। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में इसको पुट करें तो a माइनस बी डॉट पी क्रॉस क्यू, तो इन दोनों का डॉट लिया, तो डॉट सिर्फ आई कैप का कॉफिशिएंट के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ जे कैप का कॉफिशिएंट 0 है और यहाँ पर के कैप का कॉफिशिएंट 0 है, तो जे और के करस्पॉन्डिंग तो डॉट 0 हो गया। सो दैट मीन्स सिर्फ ये आ जाएगा 2 × 4 - लैम्डा अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, तो दिस इज नथिंग बट 4 + 1, ये हो गया। और ये डिस्टेंस अपन को 6/√5 की हुई है, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो मॉड ऑफ 4 - लैम्डा अपने पास में 3 आ गया। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर 4 - लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 3 और 4 - लैम्डा इक्वल्स टू -3। मॉड विल बी ओपन बाय बोथ द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने पास में 1 आ जाती है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 7 आ जाती है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हेंस इस सवाल का आंसर हो गया 8, विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the portion of the line 4x plus 5y equals to 20, okay, in the first quadrant, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin, okay, the tangent of an angle between the lines L1 and L2। ठीक है, कर देंगे। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। दैट मीन्स लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया 0, 4, और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 5, तो ये 5, 0 इनसे ये लाइन हो गई, एक लाइन है L, लेट्स से मैंने इसको L बोल दिया। अब इसने बोला है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इंटरसेप्ट ये बन रहा है
है ना। इसको ट्राइसेक्ट करने वाले दो लाइंस है, तो इसको ट्राइसेक्ट करने वाले दोनों लाइंस बना देते हैं, है ना। तो एक लाइन तो कुछ ऐसा होगा, लेट्स से मान लिया एक लाइन ऐसा है, इसको मैंने बोल दिया L1, और एक लाइन कुछ ऐसा ले लिया मैंने, लेट्स से L2। तो ये ट्राइसेक्ट हो गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बेसिकली अपन को ये वाला एंगल चाहिए, है ना, कि इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है ये थीटा चाहिए अपन को। तो निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास में ये वाला पॉइंट आ गया, ए पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए, ये वाला पॉइंट लेट्स से मैं बोल देता हूँ बी, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी बोल दिया, और ये ओ हो गया। तो ओ ए का स्लोप आ जाएगा अगर ए पॉइंट अपने पास में है ना, ओ बी का स्लोप आ जाएगा अगर बी पॉइंट अपने पास में। तो फिर अपन अपन टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, M1 - M2 वाला फॉर्मूला लगा के इसका एंगल निकाल सकते हैं कि भाई टेन थीटा की वैल्यू एक्चुअली में होगी कितनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट निकालना आई थिंक मुश्किल काम नहीं है, ये तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला का सवाल हो गया, है ना। यहाँ पर मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये वन हो गया, ट्राइसेक्ट कर रहा है तो ये रेशो टू हो गया। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं, 5/3, है ना। आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना सबको आता होगा, 8/3 ये हो जाएगा। फिर अपन को निकालना है बी वाला पॉइंट, तो बी वाले पॉइंट में अब की बार रेशो थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना। अब की बार 0,4 की तरफ वाला पोर्शन जो है वो रेशो टू रखेगा, और 5,0 की तरफ वाला पोर्शन वन रखेगा, है ना। बी जो है वो 5,0 के ज्यादा करीब है, तो ये 2:1 हो गया। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगेन सेक्शन फॉर्मूला से निकाले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10/3, 4/3। तो ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, तो बड़े आराम से अब अपन सवाल को डील कर सकते हैं। ये था कुछ ऐसा, यहाँ कहीं ए पॉइंट था, यहाँ कहीं बी पॉइंट था, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ले लेते हैं बी, है ना, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में कितने हैं, 5/3, 8/3, और इस वाले के पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 10/3, 4/3, राइट। यस, इसको ओ बोल दिया, तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो M1 कितना हो जाएगा, दैट इज 0 0 है, तो 8/3 -0/5/3 - 0, दिस इज नथिंग बट 8/5। इसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप सिमिलरली 4/3 -0/10/3 - 0, तो ये हो जाएगा 4/3/10/3 विच इज नथिंग बट 2/5। तो टेन थीटा चाहिए अपन को, तो थीटा है तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं इससे अपन, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1 - M2/1 + M1 M2। इसकी वैल्यू देखेंगे तो M1 तो है अपने पास में 8/5 -2/5 अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा 8/5 × 2/5, दैट मीन 16/25। तो ऊपर तो हो गया 6/5, नीचे आ गया 25 + 16, 41 अपॉन 25। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 30/41 आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। और अपन से टेंजेंट ही पूछा है, उसका टेंजेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स है, तो 30/41, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, let's read the question first. N-1 CR is equals to K square -8 और NCR+1। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो N-1 CR एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, NCR+1 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो K² - 8 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई N-1 CR/NCR+1 इज इक्वल्स टू K² - 8। तो यहां से अगर अपन देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो N-1 फैक्टोरियल अपॉन N-R - 1 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा N फैक्टोरियल, N-R - 1 फैक्टोरियल एंड R+1 फैक्टोरियल। तो यहां से R फैक्टोरियल से R+1 टाइम्स कैंसिल हो गया,
एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया एन टाइम्स। सो दिस विल कम्स आउट टू बी आर प्लस वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस एट। अब एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो हेड है वो टेल से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, तो एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर प्लस वन। तो अगर मैं r प्लस वन अपॉन एन की बात करूँ तो ये लेसर देन वन होना चाहिए। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू वन है, तो ये के स्क्वायर माइनस एट के इक्वल है। तो इसका मतलब अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस एट जो है वो लेसर देन और इक्वल्स टू वन होना चाहिए। साथ में अपन ने बोला है कि ये पॉजिटिव भी होगा, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। दैट मीन्स के स्क्वायर की वैल्यू एट से लेकर के नाइन के बीच में होगी। दैट मीन्स के बिलोंग्स टू ये हो जाएगा -3 से लेकर के -2√2 यूनियन 2√2 से लेकर के 3। राइट। आई थिंक ये इनइक्वालिटी सबको सॉल्व करनी आती होगी। राइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन दिया, ये एक प्रोग्रेशन दिया। ठीक है, ये तो काफी बेसिक सा सवाल है। ऐसे सवाल तो नोट्स में काफी सारे हो चुके होते हैं, है ना। कॉमन टर्म दो एपी दिया हुआ है, उसका कॉमन टर्म बता दो। ठीक है, देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म तो फोर है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? कॉमन डिफरेंस हो गया फाइव। अच्छा, इसका मैं अगर 25th टर्म निकाल दूंगा तो 25th टर्म भी लिख सकते हैं। 25th टर्म क्या हो जाएगा? 4 + 24 डी। डी कितना है? फाइव, तो ये हो जाएगा 124। ठीक है ना, ताकि अपन को पता चल सके कि भाई ये प्रोग्रेशन जा कहाँ तक रहा है ना, तो उससे आसानी हो जाएगी। इसके लिए ए की वैल्यू थ्री है, डी की वैल्यू, इसको D1 बोल दिया मैंने ना, लेट्स से A1, A2। A2 लिखना सही नहीं है, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी, बी के टर्म्स में लिख लेते हैं तो वो ज्यादा आसान रहेगा। B1 इज इक्वल्स टू थ्री। कॉमन डिफरेंस इसका हो गया थ्री, है ना। A37, अगर B37 देखें तो B37 क्या हो जाएगा? B प्लस, तो B कितना है? थ्री फर्स्ट टर्म, प्लस 36 D कितना है? थ्री, तो 108, तो ये तो 111। मतलब अगर कॉमन टर्म होगा तो वो मैक्सिमम 111 तक जा सकता है, क्योंकि ठीक है ऊपर वाले में 124 तक जा रहा है, नीचे वाला 111 तक जा रहा है, लेकिन अपन तो कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं ना। तो कॉमन टर्म तो जो होगा वो 111 तक ही जा सकता है, क्योंकि उससे बड़े जो टर्म होंगे वो ठीक है फर्स्ट वाले प्रोग्रेशन में तो होंगे, लेकिन सेकंड वाले प्रोग्रेशन में नहीं होंगे, तो वो कॉमन नहीं बन पाएगा। तो मैक्सिमम अपन 111 तक चेक करेंगे। ठीक है, अब कॉमन के लिए अपन को बहुत अच्छे से पता है कि दोनों एपी के जो कॉमन वाला कॉमन टर्म्स भी एक एपी फॉर्म करेंगे, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो एलसीएम होगा इन दोनों का, D1 D2। तो ये हो जाएगा 15, है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? वो तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर नाइन है, यहाँ पर नाइन है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म नाइन हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो अपन क्या बोल देते हैं कि भाई मान लिया कि लास्ट टर्म इसका ट्रिपल वन होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। ए प्लस एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो चाहिए अपन को। डी कितना है इसका? 15, तो ये हो जाएगा 102/15 प्लस वन इज इक्वल्स टू एन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 102/15, दैट इज 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो 6 पॉइंट समथिंग होगी इसकी वैल्यू। मतलब एन की वैल्यू जो होगी वो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी, है ना। 7 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो कितने मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं? 7.5 तो टर्म नहीं हो सकते, तो कितने होंगे कॉमन टर्म? 7 हो जाएंगे। हेंस इस सवाल का आंसर हो गया टी। ओके, हम्म, ठीक है। फिर ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है नेक्स्ट। A1 A2 up to A10 be 10 observations such that sigma of AK,
है ना, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10 तक दिया हुआ है 50। यहाँ पर ए के ए जे इज इक्वल्स टू 1100, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वेरिएंस निकाल लेंगे, तो वेरिएंस निकाल के फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला अपन को पता ही है, सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला चाहिए। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई तो है अपने पास में, ये दिया हुआ है सिग्मा ऑफ ए के, अपन को सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर चाहिए, है ना, तो वो भी निकाल सकते हैं। भाई अपन क्या बोल सकते हैं कि A1 प्लस A2 अप टू A10 अपन को स्क्वायर कर दिया, तो इसके स्क्वायर में कौन कौन से टर्म्स निकलेंगे, स्क्वायर वाले सबके सेपरेट स्क्वायर्स। तो सिग्मा ऑफ ए के का स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, A1 A2 A2 A3 A3 A1, है ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो दैट मीन्स सिग्मा ए के ए जे वेयर के इज लेसर देन जे, है ना, क्योंकि अगर अपन के ग्रेटर देन जे की बात करें तो वो ट्वाइस करके मैंने ऑलरेडी लिख दिया। भाई A1 A2 आएगा और एक A2 A1 आएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, है ना, काफी यूजफुल फॉर्मूला है। तो A1 A2 और A2 A1, तो जहां पर के ग्रेटर देन जे वो वाले टर्म्स मैंने अपने आप काउंट कर लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके, राइट, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ ए के स्क्वायर मुझे चाहिए, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1100, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 2 2200, तो यहाँ से सिग्मा ऑफ ए के का स्क्वायर कितना आ गया, 300 आ जाएगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस फॉर्मूले में, तो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा मतलब वेरिएंस वाला, सिग्मा ऑफ ए के का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा ऑफ ए के अपॉन एन का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू अपने पास में 300 आ चुकी है, अपॉन 10 माइनस इसकी वैल्यू अपन को 50 दी हुई है अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हो गया 30, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो 5 आ जाएगा। ये तो वेरिएंस हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 5 आ जाएगा, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, वेक्टर का सवाल है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। सी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी है, और ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 3 है, तो इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लिया, ए से डॉट ले लिया, पूरे को ब्रैकेट ओपन कर दिया, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी अपन निकाल लेंगे, ए डॉट सी अपन को दिया हुआ है, तो फोकस अपना इस पे होना चाहिए। अब ये तो बॉक्स प्रोडक्ट है ना, 3 वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट, तो इसको तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ए क्रॉस सी डॉट बी, इंटरचेंज हो सकता है डॉट और क्रॉस, राइट, माइनस ए डॉट बी लिख लेते हैं, यहां से ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी हो जाएगा 3 -6 +3, तो ये तो 0 हो रहा है, लेट मी सी अगेन, तो दिस इज 1 -2 +1, हाँ 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, माइनस ए डॉट सी 3 दिया हुआ है। अच्छा, ए क्रॉस सी की वैल्यू अपन को बी वेक्टर के इक्वल दी है, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर -3, तो दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी देख लो कितना होगा, तो दिस इज नथिंग बट 3 √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, राइट, -3, तो 24 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let's read the question first. A denotes the sum of all the coefficient of the expansion this. B denotes the sum of all the coefficient of this. Then, okay. तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम का सवाल हो गया। बाइनोमियल थ्योरम भी भूले या ना भूले, कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई जब भी अपन को सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट पता करना है तो क्या करते हो, पुट x इज इक्वल्स टू 1, है ना, बहुत बार बताया जाता है, इन 1 - 3x +
10x² तो a जो है वो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 - 3 + 10, तो 8 आ जाएगा, 8 raised to the power n। और b क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, ऑल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं 1 पुट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर 1 पुट किया तो ये कितना हो गया, 1 + 1 की पावर n, दैट मीन्स 2 पावर n। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, मतलब ये काफी बार डील किया जाता है इस टाइप के सवाल से, है ना। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a = 2 पावर n, तो b के इक्वल है, तो b³, तो a = b³, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन f(n - 1) से लेकर के n डिफाइंड बाय fn इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज। अच्छा, तो 1 1 देखना है, ऑन टू देखना है, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता है भाई। सिंपल सी बात ऐसे समझते हैं ना कि यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 5 और एक ले लिया 15, है ना। दो एग्जांपल्स, इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये किससे कनेक्ट होगा, 5 किससे कनेक्ट होगा भाई, देखो यहाँ से आउटपुट क्या है, एफ एन, है ना। अगर एन की वैल्यू 5 है तो क्या बोला है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो 5 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। फिर अगर मैं 15 के अंदर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखूंगा तो वो भी 5 है, तो 5 भी 5 से कनेक्ट होगा और 15 भी 5 से कनेक्ट होगा। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो, जैसे मैंने 25 ले लिया, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। 15 ऑलरेडी अपन कंसिडर कर चुके हैं। 10 ले लिया, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। तो क्या हर एक एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होंगे। दैट मीन्स ये 1 1 तो नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये नॉट 1 1 है। अच्छा, ऑन टू की बात करें तो ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है कि रेंज कोडोमेन वाले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, कि उसकी प्री इमेज ही नहीं है, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब भरे हुए होने चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब उसमें तो बोला हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो तो किसी के प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 4, तो 4 की क्या कोई प्री इमेज होगी, 4 किसी के अंदर भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। 20, जैसे मैंने मान लो ले लिया 12 ले लिया, अब 12 के फैक्टर्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, अच्छा इसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2 × 3 होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर ही 3 और 2 हो सकते हैं, 4 तो हो ही नहीं सकता। मतलब 4 की प्री इमेज सेट ए में लाई ही नहीं करती है ना। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ तो अपन को काफी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि प्राइम नहीं है, वो कभी प्राइम फैक्टर बन ही नहीं सकते हैं, दैट मीन्स उसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। दैट्स वाई दिस इज नॉट ऑन टू। तो अपन क्या बोल देंगे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। ठीक है, तो ये अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल आंसर वाले क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे, न्यूमेरिकल आंसर फीड करने वाले क्वेश्चन है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो 8 इज इक्वल्स टू 3 + 1/4, 3 + p 1/4 स्क्वायर, 3 + 2p 1/4 क्यूब, 3 + 3p अप टू इनफाइनाइट, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो क्लियरली अपन देख सकते हैं ये AP है, 3 + p, 3 + 2p, 3 + 3p, जिसका कॉमन डिफरेंस p है। और 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब एक GP है, तो दोनों का मिक्सर मतलब AGP लिखा हुआ है। AGP को सॉल्व करने का प्रोसीजर आई थिंक सबको पता होता है, 1/4। अच्छा, आसान काम इसने ही कर दिया कि इनफाइनाइट तक दे दिया, 3 + 2p ऐसे जा रहा है ना। तो क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन रेशियो कितना है GP का, 1/4, 1/4 स्क्वायर, तो 1/4 हो गया, तो 8/4, और एक एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे, तो 3 जब इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। आई थिंक ये सबको पता होगा, है ना। ये कितना हो गया, 1/4 स्क्वायर, 3 + p, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 2 बन गया, 8 - 2 दैट मीन 6, यहाँ से 3 एज इट इज। अब देखो यहाँ से 1/4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 बनाएगा,
तो ये 3/4 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, सिर्फ p/4 बच गया, राइट। यहां से क्या बचा, 1/4 स्क्वायर, 3 + p, और 3 + 2p में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p/4 स्क्वायर बनेगा। ऐसे नेक्स्ट वाला टर्म अपने आप से लिख सकते हैं, p/4 ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। यहां से ये इधर गया तो 3 = 2, तो ये तो जीपी बन गई अब इनफाइनाइट टर्म्स की, जिसका फर्स्ट टर्म है p/4 अपॉन कॉमन रेशियो है 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा p/4 अपॉन 3/4 तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इस सवाल का आंसर तो हो गया 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x + 3y - 2dx 4x + 6y - 7 dy इक्वल्स टू 0, y0 की वैल्यू 3 है, फिर ये इसका सॉल्यूशन है, तब अपन को अल्फा +2 बीटा +3 गामा निकालना है। ओके, तो डील कर सकते हैं भाई। यहां से अपन को दिख रहा है यहाँ पर 2x + 3y है, 4x + 6y है, तो मैं 2x + 3y को कुछ टाइम के लिए टी अज्यूम कर लेता हूँ, राइट। और अगर इसको टी अज्यूम कर रहे हैं, अच्छा पूरे को भी टी अज्यूम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t - 2 मतलब 2x + 3y - 2 को भी टी अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ये हो जाएगा t - 7 dy इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से dy/dx लिखा जा सकता है, तो dy/dx हो जाएगा -t - 2 अपॉन t - 7, ये हो जाएगा। एम आई राइट? यस, तो अब t के टर्म्स में, तो dy/dx को भी t के टर्म्स में डाल दो। इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो 2 + 3 dy/dx इज इक्वल्स टू हो गया dt/dx, राइट। तो यहां से dy/dx की वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 dy/dx जो होगा वो हो जाएगा -3t + 6 अपॉन t - 7, ये होगा। 3 dy/dx की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 dy/dx की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx -2 इज इक्वल्स टू -3t + 6 अपॉन t - 7। यहाँ से dt/dx जो है वो हो जाएगा, 2 इधर ले गए तो -3t + 2t, दैट मीन्स -t, फिर -14 + 6 तो -8, ये आ जाएगा, राइट। +2 -14, करेक्ट है, -7, ये होगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कि टी वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, है ना, वेरिएबल सेपरेबल वाला हो गया, तो ये हो जाएगा t - 7 अपॉन t + 8 dt इज इक्वल्स टू -dx, ये हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, t - 7 अपॉन t + 8 dt इज इक्वल्स टू -dx पे, तो -x + k हो गया, है ना, कोई k कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ नहीं लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा। इसको अपन ऐसा लिख देंगे, t - 7 को ऐसा लिख सकते हैं, t + 8 -15, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अपन ने कुछ गड़बड़ की है, ये 4x + 6y था ना, दैट मीन्स ये 2t - 7 होगा। हाँ, 2t - 7, 2t - 7, तो इधर जाएगा तो प्लस का 4t - का 3t, तो ये माइनस, ये प्लस का t हो गया 14t - 8 हो गया, है ना। हम्म हम्म, और नीचे 2t - 7, तो 2t - 7 और ये हो जाएगा t - 8, राइट। अब सही है। हम्म इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये हुआ अपने पास में 2t - 7 अपॉन t - 8 dt इज इक्वल्स टू -x + तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ t - 8, तो ये हो गया -16, उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने +9 कर दिया, है ना, तो इफेक्टिवली वही बना।
तो जब अपन सेपरेट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ t - 8 अपॉन t - 8, तो ये तो 2 dt बन गया है ना, प्लस 9 अपॉन t - 8 dt इज इक्वल्स टू -x+k। तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, 2t+9 log ऑफ मॉड ऑफ t - 8 इज इक्वल्स टू -x+k। t की जगह रख सकते हैं 2x+3y प्लस 9 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2x+3y -8 इज इक्वल्स टू -x+k। k निकालने के लिए अपने पास में एक इंफॉर्मेशन है यार, कि y(0) की वैल्यू 3 दी हुई है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 मिलनी चाहिए अपन को। ठीक है, कर देते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 +9 ये हो जाएगा 9 - 8, तो ये तो 1 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 + k आ जाएगा यहाँ से। और k की वैल्यू ये तो 0 हो गया, 18 आ जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 4x। अच्छा 4x इधर जाएगा, 2x - x+k। अगेन अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 3t+6 -3t+6 अपॉन 2t - 7। अच्छा -dx थोड़ी रहा, +dx ही रह गया ना, माइनस तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो +x है, +x है। बहुत गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन। +x। हाँ, तो ये x इधर जाएगा तो ये 4x - x, तो ये तो जो आएगा 3x + 6y प्लस 9 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 18। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x + 2y + 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब इसको कंपेयर कर लिया, एक बार लिख लेते हैं इसको। अपने पास सोल्यूशन आया x + 2y + 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2x + 3y -8 इज इक्वल्स टू 6। और इसी फॉर्मेट में तो दिया हुआ है अपन को सोल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा तो अपने पास में कितना आ गया, एक्स का कॉफिशिएंट अल्फा तो आ गया अपने पास में 1। फिर बीटा कितना आ गया, वाई का कॉफिशिएंट 2। और यहाँ पे 2x + 3y माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू आ गई 8। निकाल देते हैं इसकी वैल्यू। तो अल्फा 1 +4 + 24, तो 24 + 4 हो गया 28 + 1 29 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 29। ओके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल। लेट f(x) इज इक्वल्स टू x³ + x² f'(1) + x f'(2) f'(3) x बिलोंग्स टू R, देन f'(10) निकालना है। अब फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, नॉर्मल सा है ना, फंक्शन पर बेस्ड डिफरेंशिएशन को यूज करके। ठीक है, तो f'(x) निकालते हैं। f'(x) क्या हो गया, 3x²। f'(1) तो कांस्टेंट हो गया ना, तो 2x f'(1) + f'(2) ये बन जाएगा। मेरे को f'(1) की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरे पास में अगर f'(1) f'(2) और f'(3), अच्छा f'(3) नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को f'(10) चाहिए। और f'(10) के लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 10 रिप्लेस करूंगा ही करूंगा। तो मेरे पास में f'(10) जो है वो आ जाएगा 300 + 20 f'(1) +f'(2). तो मेरे को अगर f'(1) और f'(2) मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, f'() पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, f'(1) यहां से देख लेते हैं, ये 3 2 f'(1) +f'(2). तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आ गई कि भाई f'(1) +f'(2), इसका जो समीशन है वो -3 के इक्वल होगा, राइट। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई।
दूसरी इक्वेशन के लिए एक और बार डिफरेंशिएशन कर दिया क्योंकि मेरे को एफ डबल डैश ऑफ टू चाहिए। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2f डैश ऑफ 1। यहाँ पर 2 रिप्लेस किया तो एफ डबल डैश ऑफ 2 आ गया मेरे पास में 12 प्लस 2f डैश ऑफ 1। राइट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो एफ एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो रिप्लेस करने पर अपने पास में क्या बन के निकलेगा, f डैश ऑफ 1 प्लस 12 प्लस 2f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से 3f डैश ऑफ 1 कितना आ गया, -15, मतलब f डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो -5 आ। यहाँ रिप्लेस कर दिया, यहाँ रिप्लेस करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 2 जो है वो आ जाएगा 12 - 10, तो ये आ जाएगा 2। मतलब एफ डबल डैश ऑफ 2 है और f डैश ऑफ 1 इज -5, तो रिप्लेस कर दिया। f डैश ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 20, f डैश ऑफ 1 -5 एंड प्लस का 2, ये हो जाएगा 202 आ जाएगा। राइट। तो इस सवाल का आंसर हो गया 202। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। The set, let the set of all A belongs to R such that the equation this has a solution B P comma Q. R is equals to tan 9 degree, tan 27 degree minus 1 upon cot 63 degree plus tan 81 degree। तो ये तो काफी फैमिलियर सा है। मैंने तो ये वाला सवाल नोट्स में भी करवाया हुआ है क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जिसने नोट्स ढंग से पढ़े होंगे उसको क्लिक कर गया होगा, देखते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत भी अगर अपन को देखा हुआ मिल जाता है, मेंस के अंदर मैक्सिमम सवाल ऐसे ही होते हैं जो जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली अगर नोट्स तुमने अच्छे से किए हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लिक करने में इतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहले दिख रहा है उसको निपटा लो, है ना, जो जाना पहचाना सा लग रहा है। tan 27 डिग्री, है ना। cos 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 27 डिग्री लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऊपर जाएगा तो माइनस का cot 27 डिग्री। और tan 81 को मैं लिख सकता हूँ cot 9 डिग्री। तो ये इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं, tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस tan 27 cot 27। तो ये तो वही वाला फॉर्मेट हो गया, tan थीटा प्लस cot थीटा, जिसका फॉर्मूला अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज tan थीटा प्लस cot थीटा, दिस इज नथिंग बट 2 cosec 2 थीटा। राइट। तो दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन cosec 2 थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन करके, तो दिस इज sin 18 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा sin 54 डिग्री। राइट। तो इनकी वैल्यूज तो पता होती है, sin 18 की वैल्यू कितनी हो गई, √5 -1/4, तो 4 ऊपर चला गया। sin 54, दैट मीन्स cos 36 हो गया 4, √5 प्लस 1/4, वो ऐसा आ जाएगा, तो हो जाएगा 8। एलसीएम ले लिया तो नीचे बन गया 5 - 1 और ऊपर बन गया √5 + 1 माइनस √5 - 1। तो √5 से √5 कैंसिल, ये 4 बन गया, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल और अंदर भी 2 है तो इसकी वैल्यू तो 4 आ गई। दैट मीन्स आर अपने पास में 4 आ चुका है। अब पी और क्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन इज cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल्स टू 2a - 7, और उसने बोला है कि इसका एक सॉल्यूशन है, हैज अ सॉल्यूशन बी पी कॉमा क्यू। इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन रखती है, तो बताओ जो इसका ए का इंटरवल है वो पी कॉमा क्यू है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू, सॉरी, जस्ट मिनट, ये हो जाएगा 1 - 2 sin² x प्लस a sin x इज इक्वल्स टू 2a - 7। ओके, तो ए वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, ये तो अपना फंडा है ही। ए को कॉमन लिया तो ये बन गया sin x - 2 इज इक्वल्स टू, अब इसको इधर ले गए तो ये हो गया 2 sin² x और -1 इधर गया तो -8।
तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4, जिसको अपन लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2। अच्छा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, वैसे तो कॉमन आनी चाहिए लेकिन मैंने सीधा कैंसिल कर दिया क्योंकि साइन एक्स माइनस 2 कैन नॉट बी जीरो, है ना। मैं साथ में लिख रहा हूँ इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ। ये जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है, उसकी रेंज ही -1 से 1 के बीच में। तो फाइनली अपने पास में ए जो है वो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2। अब यहाँ से ए की रेंज बड़े आराम से निकाली जा सकती है। कैसे भाई? साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1। साइन एक्स प्लस 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हो जाएगा 1 से 3, है ना। फिर 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? ये बच्चों हो जाएगा 2 से 6, है ना। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6। आर की वैल्यू 4 है। अपन से क्या पूछा है? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर यहाँ से कितना आ गया? 6 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4। बहुत अच्छे से पता है यार। 48। तो इस सवाल का आंसर तो हो गया 48। ओके। हम्म। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट फॉर ए डिफरेंशियल फंक्शन एफ जीरो से इंफिनिटी से आर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई लिख सकते हैं इसको। एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी, देन एफ डैश ऑफ 1/n²। तो एफ डैश पे जाना है। अच्छा, इस टाइप का सवाल है ना, एक बार जेई ने पूछा हुआ है। जेई एडवांस में पूछा हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है ना पहले। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, थोड़ा सा बस उसको मॉडिफाई कर दिया इन लोगों। तो एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दो, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। अपन को एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए ना, इसलिए मेरे को ये वाला हिंट मिलता है कि भाई अगर मैं इस पे लिमिट लगाता हूँ ना तो ये कुछ एफ डैश ऑफ एक्स टाइप की सिचुएशन बन रही है। आई थिंक ये वाली बात समझ रहे होंगे तुम सब लोग। अब अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है और मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ, है ना, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहां पर ये क्या हो जाएगा? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज 1/x। मैं ये एल एच डी और आर एच डी वाले कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूँ ना, है ना। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं +1। और अगर मान लो x की वैल्यू y से छोटी है, इन दैट केस ये वाली चीज क्या बन जाएगी? एफ डैश ऑफ x माइनस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगेन इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x है और इस 1 होगा, राइट। भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसकी हेल्प से मैं लिख रहा हूँ ऐसा। अब 1/x+1। अच्छा, यहां से क्या बोला गया है अपन को कि दो जो दोनों क्वांटिटीज हैं, एक मिनट, अच्छा उन उस केस में अपन को नेगेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। यस, जस्ट अ मिनट, मैं लिमिट के साथ ही लिख देता हूँ इसको, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा। बेटर है इसको लिमिट के साथ ही लिख दें। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि लिमिट y टेंडिंग्स टू x, है ना। अगर x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है तो y टेंडिंग्स टू x। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ, अगर y की वैल्यू x को टेंड कर रही है तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी और x की वैल्यू y से बड़ी है ना। तो यहां पर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? लिमिट एफ एफ डैश ऑफ एक्स माइनस बोल सकते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/x+1। अच्छा, अगर मैं लिमिट y टेंडिंग्स टू x और x की वैल्यू लेसर देन y हो गई, इन दैट केस एफ डैश ऑफ x प्लस जो मिलेगा अपन को, है ना, एफ डैश ऑफ x प्लस जो मिलेगा अपन को, तो वो क्या मिल जाएगा? लेसर देन और इक्वल्स टू 1/x+1। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ x माइनस शुड बी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x प्लस। तो इन दैट केस अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एफ और यही चीज एफ डैश ऑफ एक्स के भी इक्वल होनी चाहिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स अपने पास में आ गया 1/x+1, राइट।
अब अगर एफ डैश ऑफ एक्स अगर अपने पास में वन प्लस, ओ सॉरी, वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो एफ डैश ऑफ वन अपॉन एन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्स की जगह वन अपॉन एन स्क्वायर रखेंगे तो ये एन स्क्वायर प्लस वन हो गया, सिग्मा लगा दिया। तो यहां से एन की वैल्यू वन से ट्वेंटी, वन से ट्वेंटी, तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, एन इज इक्वल्स टू वन से ट्वेंटी प्लस सिग्मा ऑफ वन। तो ये तो ट्वेंटी हो गया सिंपली, ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस ट्वेंटी, सो दिस विल बिकम ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, फोर्टी वन अपॉन सिक्स प्लस ट्वेंटी। तो ये कैंसिल हो गया, थ्री से सेवन टाइम्स, टू टाइम्स, टेन टाइम्स, ये हो जाएगा सेवन, टू एटी सेवन, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? टू नाइन्टी सेवन प्लस ट्वेंटी, है ना? तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई 317। अपन से पूछा क्या है? वन से ट्वेंटी, सही कर रहे हैं ना अपन? हाँ। अरे ये होगा ना यार, 287, तो 2870, हाँ तो ये हो जाएगा 2890। कहाँ है यार, बहुत गड़बड़ हो रही है। यस। मल्टीप्लाई में ना, तो इस सवाल का आंसर तो आ गया 2890। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द एरिया ऑफ द रीजन x माइनस टू वाई प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एक बार डायग्राम वगैरह बनाते हैं कि ग्राफ एक्चुअली में इसका होगा कैसा। तो x माइनस टू वाई, तो x की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू टू, तो ये पॉइंट आ जाएगा जीरो कॉमा टू, यहाँ कहीं हो गया माइनस फोर कॉमा जीरो, तो ये एक लाइन हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर मैं सेकंड वाले ग्राफ की बात करूं तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई टू, तो ये तो पैराबोलिक ग्राफ हो गया। तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। ओके, दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ से फोर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल्स टू की बात कर लेते हैं, लेसर देन बाद में देख लेंगे। वन बाय फोर एट माइनस एक्स, तो ये भी पैराबोला है ना? तो ये पैराबोला है और इसका जो वर्टेक्स है वो है जीरो कमा एट पर, यहाँ से बनेगा। और पीछे ले चलते हैं, डायग्राम थोड़ा सा बेटर बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ले लिया माइन एट कॉमा जीरो। ठीक है। हम्म। तो एक बार इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लें क्या इसका, कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं एक बार। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से x की वैल्यू को माइनस टू वाई स्क्वायर ले लेता हूँ, तो x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो y पॉजिटिव चाहिए अपन को, तो यहाँ से y प्लस टू वाई माइनस वन, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। y की वैल्यू वन है तो x की वैल्यू माइनस टू, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास में माइनस टू कमा वन। अब जरा इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को साथ में सॉल्व किया तो दूसरा पेज ले लेते हैं। x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एट माइनस फोर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया एट माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया फोर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। तो हो गया टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, प्लस का फोर वाई माइनस का थ्री वाई माइनस का सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक तो आ गया टू वाई माइनस थ्री
और एक आ गया y माइनस y+2। y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो y की वैल्यू होगी 3/2। और y की वैल्यू अगर 3/2 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 - 4 × 9/4। तो ये हो जाएगा -1, है ना। तो ये हो जाएगा -1, 3/2 है ना, तो -1, 3/2 तो यहाँ कहीं होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कि ऐसा कुछ पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, ओरिजिन की तरफ वाला ग्राफ है इसमें, क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? वो तो उस पर लाई कर रहा है, तो 0,2 देख लिया। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको 0,0 सेटिस्फाई करता है क्या? करता है। मतलब इसमें जो रीजन है वो इधर वाला हो जाएगा, ये वाला रीजन, तीनों से बाउंडेड रीजन, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाले एरिया के बारे में बात हुई है। हाँ, तो इस वाले एरिया को लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट है -1, 3/2। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो रीजन वाइज निकाल लेते हैं इसका एरिया। हाँ। हम्म। तो पहले अपन -2 से -1 देख लेते हैं, फिर -1 से 0 तक देख लेते हैं, फिर 0 से 8 तक देख लेते हैं। हाँ, तो इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस। हम्म। तो x के रिस्पेक्ट में अपन को 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसकी बजाय अपन y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, है ना। y के रिस्पेक्ट में अपन देखो अपर कर्व यहाँ पे बैठ के देखें अगर अपन, तो अपर कर्व तो ये वाला हो गया, है ना। हमेशा ही ये वाला अपर कर्व है। और लोअर कर्व 1 तक के लिए, y की वैल्यू 1 है तब तक के लिए येलो वाला ग्राफ है, और ये 3/2 है यहाँ पर वैल्यू, तो 1 से 3/2 तक के लिए ब्लू वाला ग्राफ है। तो ऐसा कर लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। 0 से 1, y के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो x यहाँ पर दिया हुआ है 8 - 4y² अपर कर्व। और लोअर कर्व क्या हो जाएगा, x = -2y², ये हो जाएगा dy। फिर 1 से लेकर के 3/2, अपर कर्व क्या हो गया, वही है 8 - 4y²। और लोअर कर्व क्या है, ये है। तो यहां से x हो गया 4 2y - 4, ये हो जाएगा dy। इंटीग्रेट वगैरह करते हैं, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये हो गया -4y² + 2y²। तो माइनस का 2y², इसका हो गया -2y³ / 3, ये हो जाएगा। प्लस का 8 dy, तो 8y हो गया 0 से 1। प्लस इधर की बात करें तो माइनस का 4y², तो ये तो हो गया -का 4y³ / 3, राइट। -2y का हो गया ये y² बन जाएगा सिर्फ। और 8 + 4 तो ये हो जाएगा 12y। लिमिट लगा दी 1 से 3/2। ओके, कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करते हैं। 1 पुट किया तो -का 2/3 प्लस का 8। अच्छा, 0 के करस्पॉन्डिंग तो 0 ही हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 3/2 पुट किया यहाँ पे, तो 27/8, है ना। 27/8। 4 कट किया तो नीचे बच गया 2, ऊपर 27, नीचे 3, तो -का 9/2 आ जाना चाहिए। तो एक बार वापस चेक कर लिया, 27/8, 2 बचा, 3 से 3 टाइम्स 9, 9 3 27, हाँ -9/2। यहाँ पुट किया तो ये हो गया -का 9/4, है ना। और प्लस का हो गया 12 × 3/2, दैट मीन्स 18 हो गया। 1 के रिस्पेक्ट में हो गया -का 4/3 -का 1 प्लस का 12, ये हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो -का 2/3 और प्लस का 4/3, राइट। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2/3, फ्रैक्शन में आई क्या भाई। +8 + 18, 26, 26। और प्लस का 127 -12, तो प्लस का 15 हो गया। फिर ये हो गया 18/4,
तो 18 और 9 27/4 माइनस का 27/4। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8/12। 8/12 हो गया ना ये। और ये हो गया 27 × 3 कितना हो गया भाई? 81। 81/12। तो 81 और ये हो गया 8। तो 81 में से 8, सही तो बैठा है ना अपन? कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है क्या? तो ये हो जाएगा, हाँ तो ये 81/12 हो गया ना। और ये हो गया 8/12। तो 81 में से 8 गया तो 73 बच गया। माइनस का 73/12 प्लस 15। और 12 × 15 करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी, 12×5 = 60, 180/12। दिस विल कम्स आउट टू बी 107/12, है ना? फ्रैक्शन आ रहा है। अरे नहीं नहीं, M/N है ना। हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन फालतू इतना सोच रहे थे। भाई ये कितना हो गया? 107/12 हो गया। और प्राइम नंबर्स है तो, को प्राइम नंबर्स है तो M+N कितना आ गया? 119 हो गया। हाँ, तो इस सवाल का आंसर तो हो गया 119। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, B1 B2 B3। दूसरा एक जहां पर B1 B2 B3 कॉलम मैट्रिसेस हैं, A B1 A B2 A B3 दिया हुआ है। बीटा बी द सम ऑफ ऑल दैट। तो अपन को बेसिकली बी फाइंड आउट करना है। बी मिल जाएगा तो अपन को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो बी के लिए अपन को B1 B2 B3 चाहिए। अच्छा, यहां से अपन बोल सकते हैं कि भाई A B1 = 1 0 0 है। तो यहां से B1 कितना हो जाएगा? A 1 1 0 0। राइट। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स देख लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं पहले। ए इनवर्स निकालेंगे। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? 1 के अलॉन्ग देखा यहाँ पे। तो 2 - 1, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट तो करेगा। चलो फिर निकाल लेते हैं। तो 2 के करस्पॉन्डिंग देखा तो 1 आ गया। ओके। 0 के करस्पॉन्डिंग देखा तो भी 1, तो -1 लिख देंगे। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग देखा तो 0 - 1 आया तो -1 ही लिखेंगे। 1 के करस्पॉन्डिंग देखा तो 0 0, तो 0 आ गया। एक बार वापस 0 0। फिर इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखा तो दिस विल बी 2 - 1, तो 1 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो विदाउट चेंजिंग द साइन आएगा 1। 0 के करस्पॉन्डिंग देखा तो ये 0 ये 0, तो ये 0 हो गया। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग देखा, इस 1 के करस्पॉन्डिंग, तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग हो गया 0 - 1, तो -1 आया, लेकिन वो साइन तो सेम ही रहेगा। ओके जी। फिर 0 के करस्पॉन्डिंग देखा तो 0 - 1, लेकिन यहाँ तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 1। 1 की करस्पॉन्डिंग देखा तो 2, विदाउट चेंजिंग द साइन, तो ये ए इनवर्स निकला अपने पास में। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। 1 - 1 - 1 0 1 0 - 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0। तो यहाँ से B1 लिख सकते हैं अपन। B1 कितना आ गया यहाँ से? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ गया 1 -1 - 1 ये आ जाए। सॉरी, कुछ गड़बड़ किया, गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या? 1 0 - अरे सही तो किया है। 1 - 1 ये आ जाएगा B1। ठीक है। सिमिलरली B2 निकाल सकते हैं। तो B2 क्या हो जाएगा? अगेन A इनवर्स। तो A इनवर्स कितना है? 1 0 - 1 -1 0, सॉरी 1। यहाँ 2 था, यहाँ 0 था, यहाँ क्या था भाई? 1 था। ऐसा है। ठीक है। और B2 के लिए यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स दिया है 2 3 0। तो ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ तो 2 आ गया। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
तो -2 प्लस का 3 तो प्लस का 1 आ गया, -1 -2 0 तो -2 ये आ जाएगा। फिर B3 के लिए अगेन A इनवर्स 1 0 -1 -1 1 1 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए कॉलम मैट्रिक्स क्या है, 3 2 1। बहुत बढ़िया, करते हैं अगेन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 3 माइनस का 1 तो 2 हो गया, दिस माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1 0, -1 0 2 के करस्पॉन्डिंग माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से अपन बी को लिख सकते हैं, बी कितना आ गया अपने पास में, B2 आ गया 2 1 -2 2 0 -1, और इधर से ये है कितना आया था, 1 -1 -1। तो सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, यही बोला है ना उसने, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, तो बीटा की वैल्यू तो अपने पास में कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। और अल्फा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो अल्फा निकालें अगर अपन, किसके अलोंग निकालोगे भाई, किसी के भी अलोंग निकाल दो आसानी से। 1 के अलोंग निकाला तो ये -1 हो गया, -2 इसके अलोंग निकाला तो ये हो गया प्लस का 1, 2 के अलोंग निकाला, तो 2 के अलोंग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो 6 माइनस कितना हो गया, 3। हाँ तो अल्फा 3 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना आ जाता है भाई, 28 आ जाएगा, है ना, तो इस सवाल का आंसर हो गया 28। ओके, थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल है, नो डाउट। नेक्स्ट, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अल्फा आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अरे वाह, बड़ा आसान सवाल है यार। कॉस थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए अगर एंगल है तो उन दोनों के बीच में, तो कॉस थीटा क्या हो गया, विदाउट मॉड लिखेंगे अभी, ध्यान रखना। कॉस थीटा क्या होता है, A.B/मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। आगे मॉड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंटरवल चाहिए। A.B लिखा तो वो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा और माइनस का 4 अपॉन, अच्छा ये पॉजिटिव होना चाहिए तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसको इधर ले लें। तो यहां से अपन बोल देंगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अल्फा -2 का होल स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0। ये हो गया अल्फा -2 - 2 √2, और दूसरा फैक्टर हो गया अल्फा -2 + 2 √2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो ये है 2 √2 -2 √2, तो नेगेटिव वैल्यू हो गई, 2 + 2 √2। पॉजिटिव चाहिए तो अवे फ्रॉम द रूट्स, है ना, ये वाला इंटरवल आ जाएगा। तो ये तो अपन लेंगे ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अच्छा 2 + 2 √2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, और दिस इज नथिंग बट 2.8 समथिंग, 2.8 तो ये हो गया 4.8 समथिंग, 4.8 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 5, तो वो लीस्ट वैल्यू जाएगी 5। ओके। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा satisfies the equation x² + x + 1 = 0, 1 + अल्फा की पावर 7 a + b अल्फा + c अल्फा स्क्वायर a b c greater than or equals to 0। अच्छा जी, तो ए बी सी चाहिए, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को तो अपन जानते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका एक रूट ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, तो ये अल्फा स्क्वायर होगा, राइट। तो और अपन को ये भी पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है भाई, 0 होता है। यहाँ से 1 अल्फा + अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से 1 + अल्फा को कितना लिख सकते हैं, -अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे 1 + अल्फा दिखाई दे रहा है कहीं, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है ये रहा। तो 1 + अल्फा की जगह लिख दिया -अल्फा स्क्वायर की पावर 17। और अपन को ये भी पता है कि ओमेगा 3 कितना होता है, 1 होता है ना, ओमेगा क्यूब, यहाँ पे ओमेगा इज नथिंग बट अल्फा, तो अल्फा क्यूब 1 हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं -अल्फा पावर 14, और इसको ऐसा लिख सकते हैं -अल्फा पावर 12 मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर। अल्फा पावर 12 को अपन ऐसा लिख सकते हैं अल्फा क्यूब की पावर 4, तो ये तो 1 है ना, तो इफेक्टिवली -अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ से -अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 + अल्फा। तो
तो सिंपली ये 1 + α⁴ है ना, सिर्फ दिखाने के लिए बोला गया है। ये 1 + α ही है, और इसको अपन a + b α + c α² के इक्वेट कर देंगे। तो ए की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 0 आ गई। पुट कर दो 5 3 - 2 0, तो ये आ जाएगा 5। तो इस सवाल का आंसर हो गया 5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड। कब तक कर रहे हैं? जब तक अपन को 6 नहीं मिल रहा है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड एंड लेट, जैसे अब यहाँ पर देखा गया है कि भाई ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये बात तो समझ में आती है। इसका मतलब 3 टॉस करने पर तुमको 6 मिल गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार टॉस किया 6 नहीं मिला, दूसरी बार टॉस किया 6 नहीं मिला, तीसरी बार में 6 मिला है, और वहीं पर जाके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि तब तक ही टॉस कर रहे हैं जब तक अपन को 6 नहीं मिलता है। तो इसका मतलब अपन ए की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे कि भाई 6 नहीं मिला, 6 बार 6 नहीं मिला और 6 मिल गया, 3 बार टॉस हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट बार 6 नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 5/6। बहुत अच्छे से पता होगा ना भाई, डाई के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से 6 नहीं आना मतलब 5 पॉसिबल आउटकम हो गए, राइट। ये भी 5/6, फिर 6 मिल गया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये ए की वैल्यू हो गई। यस और नो? क्लियर है? फिर बी की बात करते हैं। तो बी क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, मतलब 3 या 3 से ज्यादा बार टॉस करने पर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहली बार में 6 नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में मिल गया, तो एक पॉसिबिलिटी तो ही होगी। अब एक्स इक्वल्स टू 3 नहीं बोला, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 बोला है। दैट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा बार। अब 3 से ज्यादा बार क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 सिक्स टाइम मिला हो, 7th टाइम टॉस करने पर मिला हो, 8th टाइम टॉस करने पर मिला हो, इनफाइनाइट टाइम टॉस करने पर मिला हो। यस और नो? क्योंकि अपर कंडीशन नहीं दी हुई है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? 6 बार 6 बार 6 बार, अब की बार 4 बार में मिल गया। या फिर क्या हो सकता है? और लगा रहे हैं ना, इनमें से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, और है मतलब प्लस लगेगा। 6 बार 6 बार 6 बार, 4 बार में नहीं मिला, 5वीं बार में मिला, और ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। ये हो गया 5/6 का होल स्क्वायर, 2 बार नहीं मिला, 1 बार मिल गया। यहां पर 3 बार नहीं मिला, 1 बार मिल गया। 4 बार में नहीं मिला, 1 बार में मिल गया। हम बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 5/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 अपॉन ए माइनस आर कितना है? 5/6। ये 5 ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 25/36, जिसको मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। अब सी वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सी वाले में क्या बोला है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6/x ग्रेटर देन 3, यही बोला है। हाँ, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो अपन को पता है कैसे निकालते हैं। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। और तो भैया उसने बोला है कि 6 या 6 से ज्यादा बार में मिला, और एक बोल रहा है 3 या 3 3 से ज्यादा बार में मिला। इन दोनों का कॉमन क्या हो गया? 6 से ज्यादा बार, है ना भाई। एक बोल रहा है कि 6 या 6 से ज्यादा बार टॉस करने पर प्रोबेबिलिटी, एक बोल रहा है 3 बार टॉस करने की प्रोबेबिलिटी। तीन तीन से ज्यादा बार टॉस करने पर प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें हेड मिले, 6 मिलेगा, सॉरी टॉस नहीं, डाई को थ्रो कर रहे हैं। मैं बार बार टॉस से कंपेयर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोलने में आसान लगता है, वो आदत पड़ जाती है टॉस की। ठीक है, डाई को थ्रो करने पर 6 मिल रहा है, ये 3 से ज्यादा बार में। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा? एक बोल रहा है 6 से ज्यादा, एक बोल रहा है 3 से ज्यादा, तो 6 से ज्यादा कॉमन हो गया ना, इंटरसेक्शन लेंगे तो 6 से ज्यादा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन। अब इनको निकालना तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 6 या 6 से ज्यादा मतलब, अभी बात की अपन ने 6 बार नहीं मिला, सॉरी 5 बार नहीं मिला, 6वीं बार में मिल गया, ऐसे आगे तक जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/6 कितनी बार नहीं मिला? 5 बार, 1 बार मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 बार किया नहीं मिला, 7वीं बार में मिल गया, ग्रेटर देन 6 बोला है, तो ये तो अगेन इनफाइनाइट जीपी बन गई। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 5/6 की पावर 5
1/6 अपॉन 1 - r कितना है 5/6, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 5/6 की पावर 5 आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 कितना हो जाएगा, ये भी अपन ने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, कि भाई 3 से ज्यादा बार टॉस करने पर मिले, मतलब ये इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 ना। 3.5 बार डाई को थ्रो थोड़ी कर सकते हो, 3 बार करोगे या 4 बार करोगे। 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 4 बार। तो 6 नहीं मिला, ये ऐसा मिला। तो इसमें भी इनफाइनाइट जीपी, भाई फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5/6 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/6 अपॉन 1 - r 1/5/6, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो 5/6 का होल क्यूब आ गया। ये अपने पास में हमें अब सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सी कितना हो जाएगा, ऊपर वाले की वैल्यू आ रही है 5/6 की पावर 5, नीचे वाले की आ रही है 5/6 की पावर 3, तो ये 5/6 का होल स्क्वायर होगा, राइट। हम्म, बहुत बढ़िया। तो ए की बी की वैल्यू अपने पास कितनी आई 5/6 का, सॉरी, होल स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी आई, ये भी सेम आई। और ए की वैल्यू कितनी है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर बन गया 2, 1 + 1 अपॉन 1/6, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस सवाल का तो आंसर हो गया 12। ओके। सो ये 27 जैन के शिफ्ट 1 का पेपर था, है ना। इफेक्टिवली मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं इस पेपर की, तो मुश्किल पेपर नहीं है, आसान पेपर है, कुछ एक 3 4 सवालों को छोड़ के जिसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा है, लेंदी वाली। बाकी ओवरऑल मैं इस पेपर को इजी में रेट करूंगा ना। इसने नोट्स वगैरह थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से की, उसने बड़े आराम से सवाल किया होगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फंसने जैसा हो रहा हो, है ना, कि भाई अपन कहीं पे फंस रहे हैं। अगर सवाल किए हुए हैं तो करते जाएंगे क्वेश्चंस, है ना, इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।